हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल वरुणांचल। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए है जो लोग अंडमान ट्रिप प्लान करना चाहते हैं। ये वीडियो अंडमान ट्रिप के लिए फुल इंफॉर्मेशन है, जिसमें हम लोग 3 आइलैंड पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक और नील तीनों को कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप लोग अंडमान कैसे पहुँचे, हाउ टू रीच अंडमान, बेस्ट टाइम टू विजिट अंडमान, प्लेसेस वहाँ जो है एक्सप्लोर करने के लिए कहाँ आप लोग का स्टे ऑप्शन हो सकता है, एलटीसी जो होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए उसके बारे में भी मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट डिटेल बजट ब्रेकअप कि अप्रोक्सीमेटली आप लोग का कितना खर्चा आ जाएगा वो हम आप लोग को बताएंगे। तो उसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। कुछ भी क्वेरी होती है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि जो भी अंडमान जाने का प्लान कर रहा हो वो इस वीडियो के थ्रू एक कंप्लीट ट्रैवल गाइड है ये वीडियो। अगर आप अंडमान का ट्रिप प्लान कर रहे हैं आपको छोटी से छोटी चीज़ इस वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अंडमान जाने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ टू रीच अंडमान। तो अगर फ़्लाइट की बात की जाए तो जितने भी मेजर मेट्रोज़ हैं, चाहे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, इन सभी से आपको फ़्लाइट मिल जाएगी अंडमान के लिए। हम लोगों ने दिल्ली से फ़्लाइट लिया था और जिसका कॉस्ट हम लोग को पड़ा था 24,000 अप्रॉक्स। और वापस आते समय हम लोगों ने पोर्ट ब्लेयर टू कोलकाता पहले आए थे फ़्लाइट से, फिर उसके बाद कोलकाता टू दिल्ली आए राजधानी से। तो ओवरऑल जो चार्जेस थे वो 30,000 हम लोग को पड़ा रिटर्निंग में पोर्ट ब्लेयर से कोलकाता और फिर राजधानी का, तो रिटर्निंग में ओवरऑल 30,000 पड़ा था। तो इस तरीके से हमें लगभग 50,000 आप लोग अप्रॉक्स मान सकते हो। हमारा फ़्लाइट का चार्जेस ज़्यादा था इसलिए क्योंकि जब हम लोग गए थे तो जो पोर्ट ब्लेयर का एयरपोर्ट है वीर सावरकर वो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही थी। तो हफ्ते में 2-3 दिन ही खुल रहा था और उसके बाद 2-3 दिन के लिए बंद हो जा रहा था। तो इसलिए बहुत ज़्यादा रश रह रहा था और पीक टाइम भी था नवंबर में, तो बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, इसलिए फ़्लाइट के चार्जेस हायर साइड पे थे। आप लोग शायद जाए तो अगर आप एडवांस में टिकट बुक कराते हैं और फिर शायद तब तक ये कंस्ट्रक्शन वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए तो आप लोग को चार्जेस हो सकता है कि इससे कम ही पड़े। सेकेंड क्वेश्चन होता है कि बेस्ट टाइम टू विजिट। तो वैसे तो अंडमान आप लोग साल में कभी भी जा सकते हैं, पर बेस्ट टाइम की बात की जाए तो मिड अक्टूबर से मिड मई तक सबसे अच्छा टाइम है। आप लोग क्योंकि मॉनसून इस को, वक्त वहाँ मानसून सीजन नहीं होता हाँ, है। मॉनसून को आप लोग अवॉइड कर सकते हो क्योंकि बारिश वगैरह में वहाँ घूमने का ऑप्शन थोड़ा कम हो जाता है। तो हम लोग ने जो प्लान किया था वो हम लोग ने लास्ट नवंबर में किया था, जो कि बहुत ही अच्छा उस टाइम का वेदर था वहाँ पे। वहाँ हल्की फुल्की गर्मी अभी थी क्योंकि जाड़ा पूरी तरह स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा मौसम उस वक्त था। नवंबर, दिसंबर, जनवरी आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है। और अगर आप लोग जा रहे हो तो मेक श्योर हो जाओ कि अपना हैट, सन ग्लासेस और सनस्क्रीन ले जाना बिल्कुल मत भूलिए, वो वहाँ बहुत यूज़ होने वाला है। थर्ड क्वेश्चन आता है कि वहाँ पे आप लोग आइलैंड के बीच में कैसे ट्रैवल करोगे। तो आइलैंड से बीच में ट्रैवल करने के लिए बेसिकली आप या तो गवर्नमेंट फेरीज़ का यूज़ कर सकते हो या प्राइवेट क्रूजेज़ का यूज़ कर सकते हो। तो गवर्नमेंट फेरीज़ थोड़ी चीप होती हैं बट उसके टिकट्स मिलना मुश्किल होते हैं क्योंकि उनका कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट नहीं है जहाँ आप जाके टिकट्स बुक कर सकते हो। उसके लिए वहाँ आपको जा कर के पहले फॉर्म भरना पड़ता है, फिर रात में आपका लिस्ट में नाम आता है और अगर नाम आता है तो नेक्स्ट डे आप जा कर के उसके टिकट्स ले सकते हो। तो इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, इसलिए हम आप लोग को सजेस्ट करेंगे कि आप प्राइवेट क्रूज का यूज़ करिए। और वैसे तो वहाँ कई प्राइवेट क्रूजेज़ हैं जैसे ग्रीन ओशन, मैक्रूज़, नॉटिका, लेकिन मेनली 2 क्रूजेज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, जो ग्रीन ओशन है और मैक्रूज़ है। तो बात करें इन दोनों में डिफ़रेंस की, तो ग्रीन ओशन में आपको डेक एक्सेस मिल जाता है और वो थोड़ी-सी चीप होती है। डेक पे आपका डांस वगैरह भी होता रहता है, डीजे टाइप बजता रहता है। और मैक्रूज़ की बात करें तो लिटिल बिट 100-200 रुपए आपको महंगी पड़ेगी,
और उसमें डेक एक्सेस भी नहीं होता है, लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होती है, लग्ज़री फीलिंग आती है और कंफर्टेबल होती है। तो हम क्या सजेस्ट करेंगे आपको कि आप दोनों को यूज़ करिए। आपको 3 बार फेरीज़ का यूज़ करना है। एक जब आप पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक जा रहे होंगे, दूसरा आप हैवलॉक से नील जाएँगे और फिर नील से पोर्ट ब्लेयर वापस आएँगे। तो आप लोग 3 टाइम फेरीज़ का यूज़ करेंगे, तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप 2 बार ग्रीन ओशन के साथ जा सकते हो और 1 बार मैक्रूज़ के साथ जा सकते हो व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम नील टू पोर्ट ब्लेयर। तो इस तरीके से आप लोग दोनों फेरीज़ में क्या होता है, क्या अच्छा-बुरा सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। हम लोग की बात की जाए तो हम लोग को मैक्रूज़ ज़्यादा कंफर्टेबल और लग्ज़री लगा, बट दोनों के अपने टेस्ट हुँ। सोच सकते हैं, क्योंकि जब आप ग्रीन ओशन में रहते हो तो आप डेक एक्सेस पे जाते हो, वहाँ से बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, डायरेक्ट आपको ओशन पूरा दिखता है। और मैक्रूज़ में आपका क्या रहता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा थक गए हो ट्रैवल करते-करते, तो आप आराम से आकर के बैठ सकते हो, बहुत लग्ज़रियस फीलिंग आती है। तो दोनों को अपने टेस्ट हैं, आपको दोनों को एन्जॉय करना चाहिए। बात करें कि हाउ टू बुक क्रूज़ टिकट्स की, तो उसके लिए आपको कहीं भी दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमने आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में ग्रीन ओशन और मैक्रूज़ दोनों के डायरेक्ट बुकिंग लिंक्स दिए हैं, जहाँ आपको कोई भी बिना एक्स्ट्रा पेमेंट किए आप डायरेक्ट जाकर के अपने टिकट्स बुक कर सकते हो। और ट्राई करिए कि अपने टिकट्स आप 1 मंथ एडवांस में एटलीस्ट करवाइए, तभी आपको विंडो सीट्स मिलेंगी जहाँ से आपको बेस्ट व्यू मिल सकता है। सो फॉर बुकिंग टिकट्स, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्क के बारे में। हम लोगों ने जो सिम यूज़ किया था वो था एयरटेल और जियो। बीएसएनएल भी वहाँ पे यूज़ हो सकता है, पर हम लोगों ने दिल्ली में बहुत खोजा पर उन लोगों को बीएसएनएल सिम मिला नहीं। इस वजह से हम लोग ने जियो और एयरटेल रखा था। पोर्ट ब्लेयर की बात की जाए तो जियो बहुत ही अच्छे से काम कर रहा था और एयरटेल भी, पर हैवलॉक में क्या था कि वहाँ जियो का नेटवर्क बहुत अच्छा नहीं था। वहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रहा हाँ। था जियो का, ऐसा बताया वहाँ के ऑटो वाले ने कि वहाँ भी जियो का काम चल रहा है। तो मे भी जब तक आप लोग जाओ तो हो सकता है कि अच्छा नेटवर्क हो जाए, बट हम लोग के टाइम ऐसा नहीं था, तो हम लोग ने एयरटेल से काम चलाया। और नील जाने पे नील में क्या हुआ था कि ना जियो का बहुत अच्छा नेटवर्क था, ना ही एयरटेल का, तो मे भी वहाँ पे बीएसएनएल का अच्छा हो सकता है। तो अगर आप लोग के पास बीएसएनएल, एयरटेल और जियो है तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, कमिंग टू 8 डेज आइटिनरी। Day 1 reach Port Blair, Day 2 explore Port Blair, Day 3 reach Havelock, Day 4 explore Havelock, Day 5 reach Neil, Day 6 explore Neil, Day 7 Baratang and Day 8 last day return back. तो अब आपने शॉर्ट में तो आइटिनरी जान ली, तो अब हम लोग हर एक दिन को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लोर कर लेते हैं कि आप लोग वहाँ पर करोगे क्या। तो डे 1 में जब आप लोग पोर्ट ब्लेयर जा रहे हो, तो पोर्ट ब्लेयर एक बहुत ही छोटी सी सिटी है, तो आप वहाँ घूमने के लिए आइदर कैब या स्कूटी रेंट पे ले सकते हो, या हमने ऑटोज़, बहुत रीज़नेबल रेट रहते हैं वहाँ पे और आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह नहीं लेते, तो आप ऑटोज़ भी करके कहीं भी जा सकते हो। तो जब आप अपने होटल पहुँचते हो तो आप होटल में चेक इन करो। हम लोग रुके सनरे होम्स में, जो कि एक बहुत ही कंफर्टेबल होटल था। वहाँ की बड़ी सी खिड़की थी जहाँ से आप मरीना पार्क का बहुत क्लियर व्यू आता था। तो उसके बाद होटल में चेक इन करने के बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया और फिर हम लोग निकल गए सेलुलर जेल के लिए। तो सेलुलर जेल की अगर टाइमिंग की बात की जाए तो वो है सुबह 9 बजे से 12:30, फिर है 1:30 बजे से 5 बजे तक। और याद रखिएगा, मंडे और नेशनल हॉलीडेज में सेलुलर जेल बंद रहता है। अगर टिकट की बात करें तो टिकट प्राइस था 30 रुपीज़ पर हेड, और एक वहाँ लाइट एंड साउंड शो होता है जो कि हम लोग के टाइम तो बंद था, पर उसका टिकट प्राइस है 300 पर हेड और बच्चों के लिए 75 रुपीज़। सेलुलर जेल एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग निकल गए कॉर्बिन्स कोव बीच के लिए। कॉर्बिन्स कोव बीच फेमस है अपने वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए। वहाँ आप जेट स्की, पैरासेलिंग जैसे कई वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ट्राई कर सकते हो। पर अभी हमारा फर्स्ट डे ही था, इसलिए हमने कोई भी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नहीं की। चुपचाप वहाँ बैठ कर के भेलपूरी खाई, नारियल पानी पिया और चिल आउट किया बस बीच पे, और फिर रेडी हो गए हम अपने नेक्स्ट डे के लिए। नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए रॉस और नॉर्थ बे आइलैंड के लिए। रॉस और नॉर्थ बे आइलैंड के लिए आपको फेरी जो है वो फिर से मरीना पार्क से ही मिलती है, और पर पर्सन 750 रुपीज़ का टिकट होता है। और वहीं सेम फेरी पहले आपको रॉस आइलैंड ले जाती है, वहाँ आप 1-2 घंटे रुकते हो और फिर वहीं आपको लेकर के नॉर्थ बे आइलैंड जाती है। हमारे होटल वहाँ पे मरीना पार्क पे थोड़ी भीड़ हो जाती है टिकट्स लेने में, तो हमारे होटल ने 20-30 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेकर के हमें टिकट्स होटल में ही प्रोवाइड कर दिए थे।
तो आप भी अपने होटल में बात कर सकते हो कि अगर वो आपको टिकट्स प्रोवाइड कर दें। तो रॉस आइलैंड एक हिस्टोरिकल प्लेस है। अंडमान में आप लोग कोई भी बीच या आइलैंड जाओगे तो आप लोग को मतलब बीचेस ज़्यादा मिलेंगे, बट रॉस आइलैंड एक ऐसा है जहाँ एक आपको हिस्टोरिक प्लेस आपको लगेगा, और यहाँ आप पैदल भी पूरा कवर कर सकते हो रॉस आइलैंड। और अगर आपको पैदल चलने में दिक्कत है तो आप लोग कार्ट कर सकते हो, जिसका प्राइस था 80 रुपीज़ पर हेड। और रॉस आइलैंड में आप लोग लाइट हाउस पे जाना मत भूलिएगा। लाइट हाउस सबसे लास्ट में पड़ता है पूरे रॉस आइलैंड के, तो वहाँ आप लोग प्लीज़ जाइएगा। हम लोग गए थे और वहाँ बहुत अच्छी फ़ोटोज़ और बहुत अच्छा व्यू आता है, तो वहाँ आप लोग पक्का जाइएगा। लाइट हाउस घूमने के बाद हम लोग रॉस आइलैंड से नॉर्थ बे आइलैंड गए, जो कि हम लोग उसी क्रूज से गए थे जिससे हम लोग पोर्ट ब्लेयर से रॉस आइलैंड आए थे। नॉर्थ बे आइलैंड भी अपने वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए फेमस है। वहाँ कई वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है, जैसे डॉल्फिन राइड एक होती है, वो 900 पर पर्सन में आपको पड़ती है। बट क्या होता है कि मैंने पिछले भी कई वीडियोस में देखा था कि जिन लोगों ने किया था वो इसको बहुत अच्छा रिव्यूज़ नहीं दे रहे थे, क्योंकि जो विजिबिलिटी होती है इन सब में, चाहे वो आपका डॉल्फिन राइड हो गया या सबमरीन राइड हो गया, इन सब से विजिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं आती है। तो इसलिए, और पर्टिकुलरली अगर आप स्कूबा या स्नॉर्कलिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप लाइव जाकर के खुद ही उन कोरल्स को और फिशेस को देखेंगे। तो एक ग्लास के थ्रू देखने का कोई बहुत ज़्यादा पर्पज़ नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। तो अगर आप लोग को कोई वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने का बहुत मन है तो आप लोग वहाँ सी वॉक ट्राई कर सकते हो, क्योंकि पूरे कंट्री में केवल एक अंडमान ही ऐसी जगह है जहाँ पर सी वॉक होता है। हालांकि हमने वो भी नहीं किया था क्योंकि हमें आगे जाके हैवलॉक में स्कूबा करना था, तो हमने वहाँ पर केवल, वहाँ भी एक लाइट हाउस था, वहाँ हम गए थे और बाकी टाइम हमने वहाँ पर एक्सप्लोर किया था और चिल किया था। उसके बाद हम लोग आ गए थे वापस मरीना पार्क पे। मरीना पार्क पे हमने जेट स्की ट्राई किया। जेट स्की के रेट आपके 600, 1000 और 2000 के होते हैं डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस। तो हमने 1000 वाला किया था, जिसमें वो हमें लगभग पोर्ट ब्लेयर से लेकर के रॉस आइलैंड तक ले गया था। डिस्टेंस 2 किलोमीटर था। हाँ, और इसमें क्या होता है कि वो आपको, अगर आप 600 वाला करते हो तो उसमें आपको खुद ड्राइव करने को नहीं देता है, लेकिन अगर आप 1000 वाला करते हो तो उधर से रिटर्निंग में आपको वो खुद ड्राइव करने को भी देता है, और वो एक बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस होता है। बात करें प्लेसेस टू ईट के बारे में, तो आपको मरीना पार्क में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। फूड ट्रक्स रहते हैं वहाँ पे, जहाँ पे आप लोग वेजिटेरियन नॉन वेज दोनों ही फूड मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप लोग सिर्फ वेजिटेरियन हो, जैसे कि हम लोग थे और हम लोग को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो वहाँ अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट बेस्ट है वेजिटेरियंस के लिए। और कोकोनट वाटर तो अंडमान में आपको हर जगह अवेलेबल होगा, जिसका आप लोग मज़ा ले सकते हो। हमने भी बहुत लिया। डे 3 में हम लोग निकल जाते हैं पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक के लिए, और अब हम लोग पहली बार अपनी फेरी का यूज़ कर रहे हैं, जो कि था ग्रीन ओशन, जिसमें हमने लग्जरी क्लास में बुकिंग कराई थी और उसका टिकट प्राइस हमें पड़ा था लगभग 1400 पर पर्सन। बाकी उसमें इकोनॉमी और रॉयल क्लास भी अवेलेबल है। इकोनॉमी क्लास में आपका 1050 पर पर्सन का होता है और रॉयल क्लास में 1500 पर पर्सन का टिकट होता है। लग्जरी और रॉयल क्लास में केवल सीट्स की क्वालिटी का डिफरेंस है और ज़्यादा कुछ नहीं है। आप चाहें तो इकोनॉमी में भी अपनी टिकट बुक करा सकते हैं और पूरा टाइम आप डेक पे रह सकते हो, और डेक पे आपका डांस होता है, बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, बिल्कुल ओशन का व्यूज़ आता है। और ये सब करते करते थोड़ा बहुत वहाँ पे एक कैंटीन भी है छोटी सी, वहाँ आप खाने पीने का भी ले सकते हो। तो ये सब करते करते आपके 2 घंटे कब बीत जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता है। तो 2 घंटे बाद आप पहुँचते हो हैवलॉक आइलैंड। हैवलॉक पहुंच के आप लोग कोई सा भी बीच साइड रिजॉर्ट ले सकते हो। हम जहाँ स्टे किए थे वो था डॉल्फिन बीच रिजॉर्ट, जो कि वन ऑफ द बेस्ट रिजॉर्ट था हैवलॉक का। ये गवर्नमेंट रिजॉर्ट था और हमने वहाँ पे डिलक्स कॉटेज लिया था, जिसका प्राइस था 6500 पर नाइट। और यहाँ पे आपको 2500 से 14,000 पर नाइट तक के रूम्स अवेलेबल हो सकते हैं। हैवलॉक जब हम पहुँचे तो वहाँ पर गर्मी थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए पहले तो हमने अपने रिजॉर्ट में ही आराम किया, और फिर लंच के लिए हम लोग चले गए। पास में ही हमारा अंजू कोको रेस्टोरेंट था, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट था। वहाँ जा कर के हमने लंच किया और फिर वहाँ से हम निकल गए राधानगर बीच के लिए, जहाँ पे सनसेट बहुत ही अच्छा होता है। राधानगर बीच जो है कि आपको अंडमान का सबसे सुंदर बीच लगेगा, क्योंकि उसको एशिया के क्लीनेस्ट बीच और वर्ल्ड का 7th मोस्ट ब्यूटीफुल बीच का अवार्ड भी मिला हुआ है। तो राधानगर बीच हमें वहाँ जा कर के इतना अच्छा लगा कि हमने डिसाइड किया कि हम कल फिर यहाँ पर आएंगे।
क्योंकि आज हम यहाँ पर नहाने के लिए कुछ नहीं लेके गए थे कपड़े वगैरह, और टाइम भी हमारे पास और बहुत कम था। टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो हमने डिसाइड किया कि कल हम फिर यहाँ पर आएंगे। इतना हमें पसंद आया राधानगर बीच। नेक्स्ट डे हम लोग मॉर्निंग स्लॉट लिए थे स्कूबा के लिए, जो कि हम लोग ने किया था आइलैंड डाइवर्स से। और सुबह मॉर्निंग में 6 बजे हम लोग स्कूबा करने वहाँ पहुँच गए थे, जहाँ वरुण ने स्कूबा किया था और मैंने स्नॉर्कलिंग किया था। मेरा 3 मंथ्स पहले लेसिक लेज़र ऑपरेशन हुआ था, जिसकी वजह से मुझे अवॉइड करना पड़ा स्कूबा, क्योंकि वहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। कुछ जो कॉमन मिसकंसेप्शंस होते हैं स्कूबा के बारे में, वो मैं पहले ही आप लोग को दूर करना चाहता हूँ। सबसे पहला और जो सबसे बड़ा सवाल होता है स्कूबा को लेकर के, वो ये है कि क्या स्विमिंग ज़रूरी है स्कूबा करने के लिए? तो इसका आंसर है कम्प्लीटली नो। आपको स्विमिंग नहीं आती, मुझे भी नहीं आती स्विमिंग, आंचल को भी स्विमिंग नहीं आती है, फिर भी हम दोनों ने स्कूबा किया, मैंने, और स्नॉर्कलिंग किया इन्होंने, और बहुत मज़ा आया। और इनफैक्ट अगर आपको स्विमिंग आती भी होगी तो वो आपको मना करेंगे कि आप स्विमिंग मत करना, वरना जो सी एनिमल्स हैं वो डरेंगे और आप कंप्लीटली मोशनलेस पड़े रहते हो, और जो आपके साथ डाइवर जाता है वो स्विम करता है और आपको केवल इंजॉय करना है। वो आपको फ्लोट कराएंगे और आपको इंजॉय करेंगे। दूसरा कंसेप्शन होता है कि क्या हम कहीं डूब तो नहीं जाएंगे या ऐसा कुछ, सबके मन में डर होता है, हमारे भी मन में था। तो लेकिन आपके पास लाइफ जैकेट होती है, आपके पीछे एक प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर होता है, और आपको हमेशा अच्छी सर्टिफाइड कंपनी से ही स्कूबा करना चाहिए। उसके रिव्यूज़ पहले पढ़ लेना चाहिए। जैसे आइलैंड डाइवर्स के अगर आप रिव्यूज़ जाके देखोगे गूगल पे, तो बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ हैं। तो आप जिस भी जगह से करें उसके रिव्यूज़ पहले ही चेक कर लें कि उसके रिव्यूज़ वगैरह अच्छे हैं। और उसके बाद तीसरा एक जो क्वेश्चन होता है कि क्या आप अगर ग्लासेस यूज करते हैं तो आप स्कूबा कर सकते हैं कि नहीं? तो अगर आप ग्लासेस यूज़ करते हैं तो वो अपने तरफ से एक ग्लास प्रोवाइड करते हैं, तो आप अपने नॉर्मल स्पेक्टिकल्स पहन के तो नहीं स्कूबा कर पाएंगे। तो आप अपने स्पेक्टिकल्स अगर यूज़ करते हैं तो आप उसके जगह लेंसेज कैरी करिए, और लेंस पहन के आप स्कूबा कर सकते हैं। अगर चार्जेस की बात की जाए स्कूबा स्नॉर्कलिंग के लिए, स्कूबा की जो चार्जेस था वो था 4500, और स्नॉर्कलिंग का हम लोग को पड़ा था 3000, जिसमें पिकअप एंड ड्रॉप इंक्लूड था। और 15 टू 20 मिनट्स का आपका ट्रेनिंग सेशन होता है। ट्रेनिंग आपको तब तक देते हैं जब तक आप फुल्ली कंफर्टेबल ना हो जाओ। उसके बाद जो भी आपके डाइविंग सूट्स रहते हैं वो सब, और गियर वगैरह वो सब वो अवेलेबल कराते हैं। 45 मिनट्स का आपका डाइविंग सेशन रहता है अंडर वाटर, और अंडर वाटर फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ भी आपका उसी में इंक्लूडेड रहता है। अगर आप प्रोफेशनल कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लेना चाहते हो जैसे गोप्रो वगैरह से, तो उसके वो एडिशनल चार्ज करते हैं, वरना नॉर्मल एक फ़ोटोग्राफ़र आपके साथ ही जाता है जो कि आपकी फ़ोटोज़ वगैरह और वीडियोज़ वगैरह लेता रहता है, तो वो हमारा इसी चार्ज में इंक्लूडेड था। स्कूबा और स्नॉर्कलिंग के बाद हम लोग अपने रिजॉर्ट वापस आते हैं और वहाँ ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद चिल किया हम लोग ने थोड़ी देर, और फिर निकल जाते हैं हम लोग जंगल ट्रैक की ओर। जंगल ट्रैक टू एलिफेंट बीच, यानी जंगल ट्रैक करते हुए हम लोग एलिफेंट बीच पहुँचते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा बीच था। इस ट्रैकिंग में हमने गाइड किया था जिसके चार्जेस अराउंड 500 थे, और रिकमेंड करते हैं कि आप लोग भी गाइड ज़रूर करिएगा, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा मडी हो जाता है, रास्ते बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोग को भी सजेस्टेड है कि आप लोग एक गाइड ज़रूर कर लीजिएगा। और एलिफेंट बीच जाने का एक और रास्ता है कि आप हैवलॉक जेटी से ही फेरी पकड़ सकते हैं, जो कि लगभग 1000 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करता है, और इसमें जाने और आने दोनों का कॉस्ट इन्वॉल्व रहता है। और इसमें आपको वहाँ 3 आवर्स के लिए ले जाते हैं। और लेकिन अगर आप गाइड करके जाते हैं तो आपका ये फ़ायदा रहता है कि वहाँ टाइम बाउंडेशन नहीं रहता है। एलिफेंट बीच एक बार फिर से आपका वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और वहाँ आपको जाते ही ऐसा लगेगा जैसे आप गोवा के किसी बीच पर आ गए हो, क्योंकि वहाँ आपको बनाना राइड, सोफ़ा राइड और पैरासेलिंग और जेट स्की वगैरह सारे जितने भी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं सब होते हुए मिलेंगे। लेकिन हमने वहाँ पे अभी कोई एक्टिविटी ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमने स्कूबा कर चुके थे और स्नॉर्कलिंग भी और जेट स्की भी, तो अभी हमारे पास ऐसा कोई प्लान नहीं था वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का, तो हमने बस वहाँ पे चिल किया और एंजॉय किया। अगेन हम लोग राधानगर बीच पहुंचते हैं, जो कि उन्होंने एक दिन पहले डिसाइड कर लिया था। वहाँ हमने सनसेट देखा, जो कि बहुत प्यारा सनसेट था। खूब मस्ती किया, नहाया, और उसके बाद वापस हम लोग रिजॉर्ट चले आए। राधानगर बीच से वापस लौटने के बाद वरुण ने मुझे एक सरप्राइज़ दिया, जो कि बहुत प्यारा सरप्राइज़ था। हमारा उस दिन एनिवर्सरी था, फर्स्ट एनिवर्सरी, और वरुण ने कैंडल लाइट डिनर अरेंज किया था
वहीं बीच साइड में ही। और उसका कॉस्ट और वगैरह ये वरुण बताएंगे आपको। उसका कॉस्ट अगर आप जीएसटी इंक्लूड करके तो 4000 था, जिसमें आपका पूरी लाइटनिंग वगैरह डेकोरेशन वगैरह इंक्लूडेड था, और खाना बहुत अच्छा था जिसमें आपके 3 तरीके के स्टार्टर्स थे, मेन कोर्स था, और उसके बाद 2 डेजर्ट्स भी थे। तो आप ऐसे ही अपने जिस भी रिज़ॉर्ट में रुक रहे हैं वहाँ आप बात कर सकते हैं। हैवलॉक में ऑलमोस्ट सारे रिज़ॉर्ट आपको कैंडल लाइट डिनर का ऑफ़र देते हैं, और अगर आपके रिज़ॉर्ट में नहीं है तो आप किसी दूसरे रिज़ॉर्ट में जाकर भी कैंडल लाइट डिनर कर सकते हैं। वो आपको पिकअप ड्रॉप की फैसिलिटी भी देते हैं, तो आप अपने रिज़ॉर्ट में अकॉर्डिंगली बात कर सकते हैं। 5th डे मॉर्निंग में हम लोग निकले काला पत्थर बीच। वहाँ हम लोग ने सनराइज़ देखा। उसके बाद हम लोग वापस अपने रिजॉर्ट आते हैं और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग नील आइलैंड के लिए निकल जाते हैं। वहाँ हम लोग ने मतलब हैवलॉक टू नील आइलैंड के लिए हम लोग ने ग्रीन ओशियन फेरी किया था। इस बार हमने ग्रीन ओशन के लिए हमारा चार्जेस था 1150 पर हाँ। पर्सन, क्योंकि ये रिलेटिवली एज़ कम्पेयर टू पोर्ट ब्लेयर टू हैवलॉक आपकी रिलेटिवली थोड़ी शॉर्ट डिस्टेंस होती है, तो इसलिए आपके चार्जेस भी कम हो जाते हैं। नील आइलैंड अपने क्रिस्टल क्लियर वाटर के लिए बहुत फेमस है। जैसा कि इसका नाम ही नील है, यहाँ का पानी भी आप देखोगे तो बिल्कुल नीला दिखेगा। और यहाँ हम लोग मेघा रिजॉर्ट में रुके हुए थे। नील आइलैंड में अपने होटल में रेस्ट करने के बाद शाम को हम लोग सनसेट देखने निकल गए लक्ष्मणपुर बीच 1 पे। और यहाँ का सनसेट थोड़ा सा स्पेशल होता है, क्योंकि यहाँ जितने भी आपके बीच साइड वेंडर्स हैं उन्होंने बीच के किनारे ही बहुत अच्छे स्टॉल लगा रखे हैं, जहाँ साइड में टेबल पे बैठ करके आप लोग आइदर स्नैक्स और मैगी और पकौड़े वगैरह कुछ भी खा सकते हो। और जैसे जैसे अंधेरा होता है वैसे वो एक कैंडल भी जला देते हैं, जिससे कि बहुत ही अच्छा सा एक व्यू बन जाता है कि अंधेरा हो रहा है, कैंडल जल रही है, और वहीं बीच साइड किनारे बैठ करके आप जो है कि अपने स्नैक्स एंजॉय कर रहे हो। तो बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर होता है। आप कहीं और सनसेट देखिए ना देखिए, लेकिन राधानगर बीच और लक्ष्मणपुर बीच 1 पे आपका सनसेट देखना मस्ट है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग सीतापुर बीच आए, जहाँ हम लोग ने सनराइज़ इंजॉय किया। उसके बाद हम लोग पहुँचे लक्ष्मणपुर बीच 2 में, जो कि जिसको नेचुरल ब्रिज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ 2 लिविंग कोरल जो है वो ऐसा जॉइंट हुआ है कि एक ब्रिज बन गया है, और यहाँ फ़ोटोशूट वगैरह कराने में बहुत ही सुंदर व्यू आता है। यहाँ भी आपको एक गाइड कर लेना चाहिए जो कि 500 रुपीज़ चार्ज करता है। एक्चुअली अगर आप स्कूबा या स्नॉर्कलिंग नहीं कर पाए किसी वजह से, आइदर हेल्थ की या आपको डर लग रहा था, तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको बीच साइड पे ही बहुत ही अच्छे कोरल्स और फिशेस वगैरह देखने को मिल जाएगी। और अगर आप गाइड कर लेते हैं तो वो आपको बताते चलता है। आप ऐसे क्रिएचर्स देखोगे तो आपको शायद समझ में ना आए कि वो क्या हैं, और लेकिन अगर आप गाइड कर लेते हो तो आपको एक्सप्लेन करते चलेगा। जैसे हमने कीमो देखा था, वो हमें उन्होंने बताया था कि वो उससे मतलब की कुकुम्बर फिश था, जिससे कीमो बनता है हाँ, कीमोथेरेपी वो के लिए। कीमोथेरेपी कैंसर में हाँ, यूज़ होता है। नीमो फिश देखा, जो कि अपना हाउस बना के रहती है अपने बच्चों के साथ। मतलब ये सारी चीज़ें आपको गाइड ही बता सकता है, आप लोग खुद से केवल देखोगे पर आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ आप गाइड ज़रूर करिए। जैसे कि हम लोग के स्लीपर्स भी उस बीच वहाँ जाने लायक नहीं थे, तो उन्होंने वो भी हम लोग को चेंज करवा दिया था। और वो बहुत अच्छे पॉइंट्स पे ले जाते हैं, जैसे वो हाँ। फिशेस को बिस्किट्स खिलाते हैं, तो वो बहुत सारी फिशेस एक जगह क्लस्टर हो जाती है, तो और ऐसे फेंको तो बहुत अच्छा सा व्यू बन जाता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ है जो आप लक्ष्मणपुर बीच 2 पे इंजॉय करोगे, और इसलिए अगर आप नील जा रहे हो तो लक्ष्मणपुर बीच 2 या नेचुरल ब्रिज पे जाना आपके लिए बहुत मस्ट है एकदम। लक्ष्मणपुर ब्रिज 2 से आने के बाद हम लोग वापस पोर्ट ब्लेयर के लिए निकल गए। नील टू पोर्ट ब्लेयर के लिए हम लोग ने मैक्रूज फेरी लिया था, जिसके चार्जेस 1700 पर हेड, और ये हम लोग का डिलक्स क्लास का चार्ज था। और अगर डिफरेंस की बात की जाए ग्रीन ओशन और मैक्रूज में, तो ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होता है। इसमें आपको कंफर्टेबल ज़्यादा फील होगा, लग्जरी ज़्यादा फील होगा, और या इसमें आप डेक पे नहीं जा सकते, बट ये मुझे ग्रीन ओशियन से हम लोग को ज़्यादा अच्छा लगा था। नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए थे बारातांग के लिए। बारातांग जाने के लिए हमने कैब जो है अपने होटल वाले से ही बात किया था, तो उन्होंने 5000 लेकर के पूरे दिन के लिए हमें कैब करवा दिया था। और बारातांग आप बेसिकली 4 स्टेप्स में जाते हो। सबसे पहले तो आपको अपने होटल से ही सुबह 4 बजे के अप्रॉक्स निकलना पड़ता है कैब से, और आप बारातांग से सबसे पहले जाते हो जिरका तांग तक। जिरका तांग आप अप्रॉक्सीमेटली 6 बजे तक पहुँचोगे।
वहाँ पूरा एक कॉन्वॉय लगा होता है गाड़ियों का, और चेक पोस्ट एक ही बार खुलता है 6 बजे के आसपास, और सारी गाड़ियाँ लाइन से चलती है रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में। उस रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में आपको फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी बिल्कुल मना है। वहाँ पे जारवा ट्राइब रहता है, और अगर आपकी किस्मत आँचल जैसी अच्छी हुई तो आपको कोई जारवा ट्राइब वाला देखने को भी मिल जाएगा। और रिजर्व फॉरेस्ट से होते हुए आप लोग फिर से एक फेरी पॉइंट तक पहुँचते हो, जहाँ स्टीमर से होते हुए, वो स्टीमर आपको 10 या 12 रुपए कॉस्ट करेगा, गवर्नमेंट स्टीमर होता है। उससे होते हुए आप बाड़ातांग पहुँचते हो, और बाड़ातांग से फिर उस मैंग्रोव फॉरेस्ट में जाने के लिए आपको स्पीड बोट चाहिए होती है, जो कि 750 पर हेड अगेन कॉस्ट करता है। और यहाँ से आपके बहुत सीनिक व्यूज़ शुरू हो जाते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट दिखता है, बीच में आपकी फेरी चलती है, दोनों तरफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। और फिर आप एक पॉइंट पे पहुँच करके वहाँ से ट्रैक करते हो लगभग 1.5 किलोमीटर का, और ट्रैक के बाद आप जाते हो लाइमस्टोन केव में। वो लाइमस्टोन केव भी आपको अंदर से बहुत अच्छी रहेगी। आपके साथ एक गाइड रहेगा जो कि स्पीड बोट के साथ ही मिल जाता है, जो कि आपको पूरा लाइमस्टोन केव के बारे में दिखाएगा। और वहाँ अंदर अलग-अलग जैसे गॉडेस के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, जैसे गणेश जी के, दुर्गा जी के, वो सब इमेजिनेशन है, ऐसा किसी ने बनाया नहीं है। तो अच्छा लगेगा आपको, आप लाइमस्टोन केव्स में ज़रूर जाओ। और फिर आपको यही सारे स्टेप्स जो मैंने बताए, यही फॉलो करते हुए वापस आना पड़ता है। तो इसका टोटल कॉस्ट वहीं आपका 5000 का जो कैब का पड़ता है पूरे दिन के लिए, और 750 पर हेड आपका जो फेरी का पड़ता है वो होता है। बारतांग के लिए आपको एक फुल डे पूरा चाहिए होता है, क्योंकि हम लोग ने भी 3 बजे से 4 बजे तक निकल गए थे, और वापस हम लोग जब होटल आ रहे थे तो 5 बज गया था। तो क्योंकि बहुत सारा इसमें है, ट्रैक भी है और फॉरेस्ट रिजर्व भी हम लोग क्रॉस किए, ट्राइब भी देखे, तो बहुत सारे स्टेप होने की वजह से ये एक दिन का फुल टूर है। बहुत से लोगों का कहना है कि इसमें बहुत थकाई हो जाती है, बहुत बोरिंग हो जाता है, बट हम लोग के लिए बहुत ही एडवेंचरस था, बहुत सबसे मज़ेदार ट्रिप था। तो आप लोग भी ज़रूर इसे इंक्लूड करिए अपने अंडमान ट्रिप में, क्योंकि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट था और लाइमस्टोन केव था वो आपको हर जगह नहीं मिलेगा, इसलिए उसको एक्सपीरियंस करना हम लोग के लिए सबसे अच्छा था। नेक्स्ट डे जो कि लास्ट डे था अंडमान ट्रिप का, डे 8, इस दिन हम लोग की फ़्लाइट थी पोर्ट ब्लेयर टू कोलकाता, और कोलकाता से नेक्स्ट डे हम लोग ने राजधानी किया था, जो कि हम लोग को कोलकाता से दिल्ली पहुंचाई। तो इस तरीके से ये हम अंडमान ट्रिप हम लोग का पूरा हुआ। लास्ट में बात करते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, कि इन सब में पूरा खर्चा कितना लगेगा लगभग। तो डिटेल्ड जो है बजट, तो ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकता है, जैसे कि आप कितना पहले बुकिंग कर रहे हो, और आपके फूड ऑप्शंस क्या है। जैसे कई लोग सी फूड वगैरह बहुत पसंद होता है, तो उनका फूड में ज़्यादा खर्च हो सकता है। एक्टिविटीज़ अगर आप ज़्यादा करते हो तो आपका ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो हम लोग आपको एक आइडिया के लिए अपना बजट बता देते हैं, जिससे आपको एक रफ़ आइडिया हो जाएगा कि कितना बजट लग सकता है। तो अगर आप बात करें फ़्लाइट्स की, तो न्यू दिल्ली टू पोर्ट ब्लेयर टू कोलकाता फ़्लाइट, और कोलकाता से वापस राजधानी दिल्ली तक का हम लोग को ये सारा मिला के लगभग 2 पर्सन्स के लिए लग गया था 55,000 के आसपास। और ये बिट हायर साइड था, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया कि एयरपोर्ट हर दिन ऑपरेटिव नहीं था, इसलिए ज़्यादा रश हो रहा था, इसलिए प्राइस भी थोड़े ज़्यादा थे। अगर आप लोग जाओ, एयरपोर्ट स्मूथली रन होने लगे, तो हो सकता है प्राइस कम भी हो। बात करें अगर फेरीज़ की, तो हमने तीनों जगह प्राइवेट क्रूज़ का ही यूज़ किया, और तीनों पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक से नील, और नील से पोर्ट ब्लेयर, ये 3, जिसमें से 2 जगह हमारा ग्रीन ओशन था और 1 जगह मैक्रूज़ था। तो ये तीनों मिला कर के हमारा लगभग 8800 का खर्चा आया फेरीज़ पे। अगर बात करें स्टेज़ की, तो हमारे तीनों जगह बहुत कंफर्टेबल स्टे थे। 2 नाइट पोर्ट ब्लेयर में था, 2 नाइट फिर हैवलॉक में, 1 नाइट नील, और रिटर्निंग में अगेन 2 नाइट पोर्ट ब्लेयर। तो ऐसे टोटल आपका 7 नाइट्स का स्टे हो गया था टोटल। और हमारा ये सारे ही स्टेज काफ़ी कंफर्टेबल थे। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो आप उस रिस्पेक्टिव वीडियोज़ में जा सकते हो, हमने रूम टूर कराया हुआ है वहाँ का। और ये सारे जो है कि स्टेज मिला करके इसका खर्चा आया था लगभग 28,000 का फॉर 7 नाइट। बात करें अगर बाकी मिसलेनियस खर्चे, जिसमें आपका ट्रैवलिंग है, जिसमें आपका ऑटो कैब वगैरह आते हैं, और फूड है जिसमें आपका कैंडल लाइट डिनर भी इंक्लूड कर लें अगर, और एक्टिविटीज़ जो कि हमने की, जेट स्की, स्कूबा, स्नॉर्कलिंग वगैरह, तो ये सारा मिला करके आप लोग को लगभग 40,000 का अप्रॉक्स खर्चा हो जाता है। तो अगर सारे खर्चों को जोड़े तो आप लोग का लगभग 1,30,000 के आसपास
सारा खर्चा पड़ता है। ये आपका थोड़ा कम हो सकता है अगर आप टिकट्स ज़्यादा एडवांस में बुक कर लो। हम जैसा मैंने बताया कि एयरपोर्ट डेली फंक्शनल हो जाए तो ये खर्चा और कम आ सकता है। और अगर आप एक दिन कम करना चाहो, 6 नाइट 7 डेज़ का बनाना चाहो, तो आप बारातांग को अगर स्किप कर दो तो आप 6 नाइट 7 डेज़ का बना करके इस खर्चे को और भी कम कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। बात करें अगर एलटीसी की, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को 4 ईयर्स की ब्लॉक में एलटीसी मिलती है, जिसमें से 3 ईयर्स होम टाउन होता है और 1 ईयर ऑल इंडिया। बट एक होम टाउन को आप अंडमान निकोबार, नॉर्थ ईस्ट या जम्मू कश्मीर लद्दाख में कन्वर्ट कर सकते हो, और एक एलटीसी को आप स्पेशली जेएंडके के लिए ले सकते हो। बट अगर आपने पहले जेएंडके के लिए ले लिया तो आप फिर अंडमान निकोबार या नॉर्थ ईस्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो एलटीसी एक बिट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा, लेकिन अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो हम लोग ने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। आप लोग बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। कोई भी क्वेरी हो, चाहे आपको ट्रिप प्लान करने से रिलेटेड हो या एलटीसी से रिलेटेड हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम लोग ज़रूर उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिलहाल अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। बाय।